गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और उसमें अपने जो लास्ट का जो वीडियो था वो था अपने समानता और स्वतंत्रता वाले चैप्टर से, जिसमें अपने समानता का अर्थ, उसकी परिभाषा, समानता के प्रकार और समानता तथा स्वतंत्रता के मध्य कैसा संबंध होता है, इनके ऊपर अपने चर्चा की थी। एक प्रकार से वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पीछे अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके अपने देख सकते हैं। अब आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अपने उदारवाद। देखो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो अपने बात करते हैं उदारवाद की कि उदारवाद होता क्या है, उदारवाद की प्रक्रिया किस लिए अपनाई गई, किसने अपनाई, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, इन सारी बातों के ऊपर अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं उदारवाद होता क्या है। उदारवाद जो है ना, ये उदारवाद शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द का हिंदी रूपांतर है? लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। लिबरलिज्म इंग्लिश में अपने लिखा हुआ है, हिंदी में अपने ऐसे लिख सकते हैं लिबरलिज्म। इस लिबरलिज्म शब्द से क्या बना है? उदारवाद बना है। या लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतर क्या है? उदारवाद है। और ये लिबरलिज्म शब्द जो है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द लीबर से या लाइबर से बना है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, लीबर से बना है। इस लीबर का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र या स्वतंत्रता। तो कहने का मतलब हो गया उदारवाद का क्या अर्थ हुआ? स्वतंत्र या स्वतंत्रता। देखो उदारवाद जो है वो अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र या स्वतंत्रता। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाली एक क्या है? विचारधारा है या एक अवधारणा है। उदारवाद किसकी पक्षधर है? स्वतंत्रता। देखो स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग स्वतंत्रता है। आर्थिक क्षेत्र की बात कर ले तो मुक्त व्यापार का यह समर्थन कर रही है। मुक्त व्यापार होना चाहिए, मतलब राज्य के मध्य जो वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स वगैरह, शुल्क वगैरह, चुंगी वगैरह कुछ नहीं लगनी चाहिए। मतलब निर्बाध रूप से किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, बिल्कुल मुक्त व्यापार हो, सीमा शुल्क नहीं लगे। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र मांग कर रही है। सामाजिक क्षेत्र की बात कर लो, राजनीतिक क्षेत्र की बात कर लो, मतलब उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध, किसी प्रकार की कोई रोक टोक, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलग अलग क्षेत्रों में इसने अलग अलग बातें कही है, उनकी अपने चर्चा बाद में करेंगे। अब देखो यहाँ पे उदारवाद जो है वो होता क्या है? अगर अपने परिभाषा के तौर पे इसको देखें तो सीधा अर्थ हो गया स्वतंत्र या स्वतंत्रता। देखो उदारवाद जो है, इस उदारवाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उदारवाद का प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था? इसका 16वीं शताब्दी में। देखो जब उदारवाद का प्रारंभ हुआ था उस समय उदारवाद एक अस्पष्ट, बौद्धिक, गतिशील, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली, गरीबी का विरोध करने वाली अवधारणा थी। कब की बात है? 16वीं शताब्दी में जब अपने उदारवाद का प्रारंभ हुआ था उस समय उदारवाद जो है वो कैसी अवधारणा थी? एक अस्पष्ट, बौद्धिक, गरीबी का विरोध करने वाली, पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाली और स्वतंत्र प्रवृत्ति की विचारधारा थी। कौन सी? उदारवाद। कब की बात है? 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अर्थात जब उदारवाद का जन्म हुआ था उस समय की बात है ये।
लेकिन उदारवाद जो है वो कैसी प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है। समय समय पर इसका जो स्वरूप है उस स्वरूप में क्या होता गया है, परिवर्तन होता गया है। अगर वर्तमान समय की अपने बात करें तो वर्तमान समय में उदारवाद जो है वो कैसी विचारधारा है, एक उदार संकीर्ण विचारों से स्वतंत्र, संकीर्ण विचारों से स्वतंत्र या संकीर्ण विचारों से मुक्त, संविधानवाद का पक्ष लेने वाले, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का पक्ष लेने वाले एक लोक कल्याणकारी अवधारणा है। ये कब की बात है, एट प्रेजेंट की बात है कि वर्तमान में उदारवाद जो है वो उदार विचारों की संकीर्णता से मुक्त, लोकतांत्रिक व संवैधानिक परिवर्तनों में विश्वास रखने वाली अवधारणा है। ये अपने कब की बात है, जब उदारवाद का प्रारंभ हुआ था उस समय ये इस प्रकार की अवधारणा थी, कैसी, अस्पष्ट, बौद्धिक, गतिशील, पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक और गरीबी का विरोध करने वाली। ये थी प्रारंभ में। वर्तमान में कैसी है, उदार है, संकीर्ण विचारों से मुक्त है, संविधानवाद या संविधान में विश्वास करने वाली, आस्था रखने वाली, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव व न्यायपालिका में विश्वास करने वाली, संवैधानिक परिवर्तनों में विश्वास करने वाली, व लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी अवधारणा है। अब देखो ये उदारवाद जो है, इस उदारवाद का प्रारंभ क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, उनकी बातें करते हैं। देखो उदारवाद के लिए मुख्य रूप से अगर अपने बात करें तो उदारवाद जो है, इस उदारवाद का प्रारंभ अपने कब से माना जाता है, 16वीं शताब्दी से उदारवाद का प्रारंभ माना जाता है। फर्स्ट बात हो गई, ये उदारवाद जो है, इस उदारवाद को पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जो है इनका क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। किसको, उदारवाद जो है इसको पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का शिशु कहा जाता है। अब देखो ये दोनों ही घटनाएं अपने इतिहास से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं। पुनर्जागरण का देखो शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना या पुनर्जन्म होना या नए विचारों का प्रारंभ होना। ये अपने यूरोप की घटनाएं हैं। दोनों ही आंदोलन, ये पुनर्जागरण भी यूरोप में हुआ था और धर्म सुधार आंदोलन भी यूरोप में हुआ था। पुनर्जागरण का टाइमिंग है अपने 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, और धर्म सुधार आंदोलन जो है वो हुआ था अपने कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। देखो धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण में तो क्या हुआ था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में नवीन परिवर्तन हुए थे, समझ गए। तो वो तो था अपने क्या, पुनर्जागरण, यूरोप में हुआ था ये। और इसी के समय प्रारंभ हो गया था धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन क्या था, जो ईसाई धर्म था उस ईसाई धर्म में, देखो ईसाई धर्म जो होता है, इस ईसाई धर्म का सर्वे सर्वा जो होता है वो कौन होता है, पोप होता है, उसको बोलते हैं पोप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता। ईसाई धर्म जो होता है, इस ईसाई धर्म का सर्वे सर्वा था पोप। अपने रोम का जो चर्च था उसका सर्वे सर्वा, इसके देखो पहले ऊपर ऊपर होता है पोप, इसके बाद में होते हैं बिशप, आर्क बिशप, पादरी, ये सब होते हैं इसके नीचे। तो ये पोप होता था ना, ये अपने को कहता कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है, आप पर शासन करने के लिए भेजा है, आप मेरी बातों को स्वीकार करो। मतलब एक प्रकार से इसने अंधविश्वास, आडंबर, परंपरावाद, इस प्रकार की भावनाओं को इसने बढ़ावा दिया। इन्हीं के फलस्वरूप जो है, इन्हीं दो घटनाओं के फलस्वरूप जो है वो अपने कौन सा किसका विकास हुआ, कौन सी अवधारणा का विकास हुआ, उदारवाद का विकास हुआ। इसलिए उदारवाद को पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पुनर्जागरण जो है, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो देखो पुनर्जागरण जो है इसका प्रयोग सबसे पहले 1815 में कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। पुनर्जागरण जो है, इस पुनर्जागरण का सबसे पहले प्रयोग जो है वो कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इस पुनर्जागरण का जो जनक है, इसको ध्यान रखना, पुनर्जागरण का जो जनक है वो कौन था, जॉन लॉक।
इस जॉन लॉक को पुनर्जागरण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं कि पुनर्जागरण के अन्य प्रतिपादक या विचारक कौन थे? तो अन्य में देखो जॉन लॉक हो गया, इसके बाद में अपने बेंथम है, इसके बाद में अपने होब्स है, जे.एस. मिल है, इसके अलावा अपने रूसो है। ये जो है ये अपने बेंथम है, होब्स है, मिल है, रूसो है, स्मिथ है, ये अपने उदारवाद के क्या है? समर्थक है या उदारवाद के अन्य विचारक है। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है? अपने उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वो कौन था? जॉन लॉक। देखो उदारवाद लिबरलिज्म में, लिबर से बना है स्वतंत्र या स्वतंत्रता। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर? इंग्लैंड में 1815 में। जनक कौन है इसका? जॉन लॉक। किसका शिष्य कहा जाता है? पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपने बात करते हैं पुनर्जागरण की विशेषताओं की। पुनर्जागरण जो है इसकी विशेषताओं की अपने चर्चा करते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। विशेषताओं का मतलब ये किन किन बातों के ऊपर बल देता है, इसके लक्षण क्या है? तो बात ईश्वरी पुनर्जागरण, ईश्वरी उदारवाद, उदारवाद की विशेषताएं या लक्षण। देखो विशेषताएं या लक्षणों की बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि उदारवाद जो, देखो अपने सीधा सा ध्यान रख लेना, उदारवाद किसकी भलाई के लिए कार्य करता है? लोगों की भलाई के लिए करता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि यह एक लोक कल्याणकारी अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? लोक कल्याणकारी अवधारणा है, अर्थात ये लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के ऊपर कार्य करने पर बल देती है। दूसरी विशेषता हो गई यह व्यक्ति के अधिकारों की, एक नागरिक के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों की और उसकी स्वतंत्रता का क्या करती है? समर्थन करती है। उदारवाद जो है वो व्यक्ति के अधिकार, एक भारत के नागरिक होने के नाते, किसी देश के नागरिक होने के नाते जो हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जितने भी अपने वो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का ये समर्थन करती है कि व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए, उनको राज्य के द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए, राज्य के द्वारा उनके ऊपर रोक टोक नहीं लगाई जानी चाहिए। साथ ही किस अवधारणा का समर्थन भी करती है? स्वतंत्रता की अवधारणा का भी क्या करती है? समर्थन करती है। अगला पॉइंट आता है उदारवाद जो है वो रूढ़िवादिता और परंपरावाद का क्या करती है? विरोध करती है। देखो उदारवाद रूढ़िवादिता व परंपरावाद का क्या करती है? विरोध करती है। रूढ़िवादिता या परंपरावाद क्या है? देखो अपने अभी बात की थी ना धर्म सुधार आंदोलन। इस धर्म सुधार आंदोलन के दौरान जो है वो सामंतशाही, राजशाही, पोपशाही, ये कुछ ऐसी जो है वो परंपराएं चल रही थी, इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाएं चल रही थी कि पोप जो है वो ईश्वर का पुत्र है, पोप ही आपकी भलाई कर सकता है, पोप ही आपको मोक्ष दिला सकता है, पोप के बिना आपका मोक्ष संभव नहीं है, पोप की बात का पालन करो, उसकी आज्ञा मानो। और फिर आपको पता हो जर्मनी का जो मार्टिन लूथर था, उसी मार्टिन लूथर ने इस पोप को क्या किया था? परास्त भी किया था। एक शास्त्रार्थ हुआ था पोप और मार्टिन लूथर के बीच में, फिर इस पोप को परास्त किया था। और ईसाई धर्म जो है, इस ईसाई धर्म के अंदर एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय भी हुआ था। लेकिन वो चर्चा अपने जब इतिहास की बात करेंगे तब अपने पढ़ेंगे। तो देखो सामंतशाही, देखो अपने राजा होते हैं, ये राजा क्या करते थे? अपने जो नौकर चाकर वगैरह होते थे उनको क्या करते थे? कुछ भूमि अनुदान के रूप में देते थे, और वो फिर जिनको भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी वो उस भूमि के क्या बन जाते थे? मालिक बन जाते थे। उनको कहते थे सामंत। तो ये लोग क्या करते थे? जनता के ऊपर एक प्रकार से अत्याचार करते कि हम तो राजा के द्वारा चुने हुए हैं, हम तो राजा के समान ही है, आप हमारी बातों को मानो और ऐसा करो और वैसा करो। इस प्रकार से मतलब ये एक प्रकार से जनता को दबाने वाले, जनता को
कुचलने वाली परंपराएं थी, उन परंपराओं का ये क्या कर रही है, विरोध कर रही है। राजशाही मतलब राजा वाली हो गई, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, और इस प्रकार की परंपराएं। पोप से अभी आपको बताया कि जो पोप वगैरह था वो धर्म के नाम पर जनता को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाता था, जनता को किस प्रकार से लूटता, कैसे अत्याचार शोषण वगैरह करता। तो ये अपने उदारवाद जो है वो इन परंपरावादी और जो रूढ़िवादी जो परंपराएं अपने चली आ रही है प्राचीन समय से, उनका क्या करता है, विरोध करता है। अब बात करते हैं ये समर्थन किसका करता है, तो ये समर्थन किसका करता है, अपने संविधान का करता है। संविधान का क्या करता है, समर्थन करता है। ये कहता है कि अपने किसी भी देश का या राज्य का जो शासन है वो किसी सामंत के द्वारा, किसी राजा के द्वारा, किसी पोप के द्वारा न चलाया जाकर किसके माध्यम से चलना चाहिए, संविधान के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। और कैसा शासन कायम होना चाहिए, वहां पर विधि का शासन कायम होना चाहिए, अर्थात विधि या कानून का शासन कायम होना चाहिए। सभी लोगों के लिए कानून एक समान होना चाहिए। वहां पर कोई पोप नहीं है, कोई सामंत नहीं है, कोई राजा नहीं है। सभी लोग जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। सभी लोगों के लिए विधि का या कानून का शासन समान होगा। अगली बात करते हैं, उदारवाद जो है वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का क्या करता है, समर्थन करता है। देखो दो होते हैं, एक तो होता है केंद्रीकृत और दूसरा होता है विकेंद्रीकृत। देखो जब सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होना तो ऐसी प्रणाली तो क्या कहलाएगी, केंद्रीकृत। मतलब सर्वे सर्वा एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति के द्वारा सत्ता का उपभोग किया जाए, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, वो तो कैसी होगी, केंद्रीकृत। और अगर वही व्यक्ति इस सत्ता को अलग अलग व्यक्तियों में बांट दे तो वो प्रणाली अपने किस प्रकार की हो जाएगी, विकेंद्रीकृत। तो उदारवाद ये कहता है कि सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शासन किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इनका क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति के हाथों में होगा तो उससे वही प्राचीन परंपराएं जो है वो कायम रहेगी। तो कहने का मतलब हो गया कि इनका क्या कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। और कैसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की क्या की जानी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। अर्थात उदारवाद जो है वो कैसी शासन प्रणाली का समर्थन करता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करता है। अर्थात जिसमें जनता जो है वो अपने शासन अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अपने स्वयं कर सके, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष। जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, यहाँ के जो विधायक, एमएलए वगैरह, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री वगैरह जो भी है अपने, इनका चुनाव जो है वो जनता के माध्यम से होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अगली बात करते हैं, उदारवाद जो है वो स्वतंत्र चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष न्यायपालिका का भी क्या करती है, समर्थन करती है। स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष न्यायपालिका ये क्या होती है, ये अपने जब न्यायपालिका अपने पढ़ा था उस समय अपने चर्चा कर चुके हैं। तो ये है अपने किसकी विशेषताएं, उदारवाद की विशेषताएं। कि उदारवाद की जो अवधारणा है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो ये हो गए अपने उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं अपने अगला बिंदु, विशेषताएं हो गई। विशेषताओं के बाद बात करते हैं उदारवाद की प्रकृति। उदारवाद की प्रकृति कैसी है, उदारवाद का स्वरूप कैसा है। प्रकृति विशेषताएं सेम सी है, देखो एक बार देख लेते हैं। उदारवाद जो है, देखो उदारवाद की प्रकृति क्या कहती है, उदारवाद जो है वो राज्य की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है उसका क्या करती है, खंडन करती है, अर्थात उसको नहीं मानती है। देखो
पोप वगैरह थे, राजा वगैरह थे, उस टाइम पे ये कहा जाता था कि ये राज्य जो है उसका निर्माण जो है वो देवताओं के द्वारा किया गया है और हम यहाँ पर देवता के क्या है, प्रतिनिधि है, देवता ने हमको आप पर शासन करने के लिए भेजा है। तो उदारवाद की जो प्रक्रिया हुई, उस उदारवाद की प्रक्रिया के दौरान जो विचारक हुए, लोक वगैरह, रूसो वगैरह, बेंथम, होम्स, स्मिथ वगैरह, इन विचारकों ने ये कहा कि ये राज्य जो है वो राज्य का निर्माण किसी देवता के द्वारा नहीं किया गया है, यह किसी देवीय सिद्धांत के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि यह कैसी संस्था है, राज्य तो एक मानवीय संस्था है, अर्थात इसका निर्माण जो है वो मनुष्यों ने स्वयं किया है। तो पहला अपने प्रकृति के दौरान पहला बिंदु तो क्या हो गया कि उदारवाद राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का खंडन करता है, विरोध करता है, यह राज्य को क्या मानता है, मानवीय संस्था मानता है। दूसरी बात, उदारवाद जो है वो ये कहता है कि राज्य जो है वो क्या है, एक अनिवार्य बुराई भी है। राज्य को ये क्या मानता है, अनिवार्य बुराई मानता है। अनिवार्य बुराई इसलिए मानता है क्योंकि राज्य जो होता है, इस राज्य के ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। तो ये राज्य को ये एक अनिवार्य बुराई मानता है क्योंकि इसी की वजह से जो है वो आपसी तनाव, द्वेष, भेदभाव की भावना का विकास होता है। इसके अलावा उदारवाद जो है वो निरंकुशतावाद का भी क्या करता है, विरोध करता है। किसका विरोध करता है, निरंकुशतावाद। निरंकुशतावाद का मतलब हो गया जिसके ऊपर कोई क्या न हो, अंकुश न हो। देखो प्राचीन समय की अपने बात करें, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इस टाइम पे क्या होता था, राजा जो होता था वो निरंकुश शासक होता था। निरंकुश का मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता था, वही सर्वे सर्वा होता था, उसकी जो इच्छा होती वही करता था। तो उदारवाद जो है, इस उदारवाद ने पोप, ये धर्म सुधार आंदोलन के दौरान, अपने औद्योगिक क्रांति के, ये सॉरी औद्योगिक क्रांति क्या, अमेरिका क्रांति के दौरान, रूस की, फ्रांस की क्रांति के दौरान, इस समय इन्होंने देखा कि यहाँ के जो शासक थे वो कैसे थे, निरंकुश शासक थे और उन्हीं शासकों की वजह से जनता जो है वो एक प्रकार से दबी कुचली, शोषित हो रही थी। तो इसलिए इसने निरंकुशतावाद का क्या किया, विरोध किया। उदारवाद ये कहता है कि जो सर्वे सर्वा होता है, जो राज्य का संचालन करता है, उसकी शक्तियों पर भी क्या होना चाहिए, कुछ अंकुश होना चाहिए। दूसरी बात, उदारवाद जो है वो कैसे राज्य का समर्थन करता है। देखो यहाँ पे मानवीय संस्था मान रहा है, राज्य को अनिवार्य बुराई भी मान रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उदारवाद फिर किस प्रकार के राज्य का समर्थन करता है, तो उदारवाद उस राज्य का समर्थन करता है जिसका कार्य क्षेत्र कैसा हो, सीमित हो, मतलब जो एक लिमिट में रहकर एक लिमिटेड एरिया में कार्य करता है, उस प्रकार के राज्य का क्या करता है, उदारवाद समर्थन करता है। तो ये था अपने उदारवाद। उदारवाद के अपने अर्थ देख लिया, उदारवाद की अपनी परिभाषा की बात कर ली, उदारवाद की विशेषताएं हो गई, ये हो गए उदारवाद की प्रकृति। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वे कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें उदारवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी माना जाता है। हालांकि बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर भी आपको बता दूं, पुनर्जागरण कहाँ पर हुआ था, यूरोप में 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी। धर्म सुधार आंदोलन कहाँ पर हुआ था, यूरोप में। कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में। इसके अलावा सामंतवाद, राजशाही, निरंकुशतावाद, ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनको अपने उदारवाद के जन्म के लिए या उदारवाद की अवधारणा की उत्पत्ति के लिए क्या माना जाता है, जिम्मेदार माना जाता है। तो ये आज के वीडियो में अपने इतने ही चर्चा करेंगे। अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपने उदारवाद के प्रकारों की बात करेंगे। उदारवाद जो है उस उदारवाद के जो प्रकार है उनकी विशेषताओं की बातें करेंगे, प्लस उदारवाद की वर्तमान समय में क्यों आलोचना हो रही है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।